चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस की बात अपन कर रहे थे, तो हमने सभी फॉर्मूलाज अपन पढ़ लिए हैं, चाहे वो बात हो कंडक्टेंस की, चाहे बात हो कंडक्टिविटी की, चाहे बात हो लैम्डा एम की, लैम्डा इक्विवेलेंट की, उनके बीच का कोरिलेशन भी पढ़ चुके हैं। तो इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अपन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन पहले क्वेश्चन से। द कंडक्टेंस सेल, अच्छा हम ये जानते हैं इसे कंडक्टेंस सेल भी कहते हैं, कंडक्टिविटी सेल भी कहते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। इसमें एनोड और कैथोड जो है ये सेपरेटेड है 40 सेंटीमीटर से, तो हम समझ सकते हैं कि सिंबॉलिकली अगर मैं लिखूं तो मैं लिख सकता हूं L इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं जानता हूं L इज डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। और हर एक इलेक्ट्रोड का जो एरिया है वो दिया गया है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो इसे मैं करेक्ट कर देता हूं, एरिया इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बोला गया रेजिस्टेंस ऑफ सेल मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। हम ये जानते हैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भैया ये जो रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं ये विद द हेल्प ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज हम मेजर करते हैं। और ये कितना दिया गया है, दिस इज 100 ओम, है ना। तो आपको दिया गया है रेजिस्टेंस जो है दिस इज 100 ओम। तो ऐसे में अगर मैं बात करूं कंडक्टेंस की, सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टेंस पूछा गया है। तो कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं अपन जी से, हम जानते हैं दिस इज 1 बाय रेजिस्टेंस, और मैं लिख सकता हूं 1 बाय दिस इज 100, जो कि बन गया है 10⁻⁻²। इसे मैं लिख सकता हूं ओम इनवर्स, या डायरेक्टली मैं इसे साइमन भी लिख सकता हूं, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूं, सेकंड पार्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी हम सब लोग जानते हैं दिस इज कप्पा। अच्छा, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोले, कंडक्टिविटी बोले, दैट इज सेम एज कप्पा। और हम जानते हैं ये होता है 1/r इंटू L/A, ठीक है। अब यहां पे 1/r यानी दिस इज कंडक्टेंस, ये वैल्यू हमारे पास आई, दिस इज 10⁻⁻²। एल की वैल्यू हम जानते हैं कि ये गिवन है दिस इज 40, और ए की वैल्यू गिवन है दिस इज 200। तो साफ है कि ये बन गया आपके पास 1/5। और अगर ये 1/5 बन गया तो मैं जानता हूं 1/5 0.2 इंटू 10⁻⁻²। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो ये बन गया 2 इंटू 10⁻⁻3। दिस इज इन द यूनिट्स, किस यूनिट में है ये, तो ये यूनिट में है आपके पास साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, बट पूछा गया है साइमन मीटर इनवर्स में, ये चीज ध्यान रखें। तो अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता तो मैं 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करता, बट ये ऑब्वियस है कि ये सेंटीमीटर इनवर्स है, इसे मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10⁻² में करने वाला हूं। तो मैं लिखने वाला हूं 2 इंटू 10⁻⁻3 इंटू 10⁻², और ये बन जाएगा साइमन मीटर इनवर्स। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 इंटू 10⁻⁻1 साइमन मीटर इनवर्स। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ H2SO4। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, H2SO4। तो यहां पे अगर मुझे n फैक्टर की जरूरत पड़ती है तो मैं H2SO4 के लिए कंसिडर करूंगा। H2SO4 हम सब लोग जानते हैं कि टूटता है तो 2 H पॉजिटिव बनाता है और एक सल्फेट आयन बनाता है। इसका मतलब अगर मैं टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात करूंगा तो +2 होने वाला है, टोटल नेगेटिव चार्ज की बात करूंगा तो वो -2 होने वाला है। इसका मतलब n फैक्टर फॉर इलेक्ट्रोलाइट जैसा हम जानते हैं, या तो टोटल पॉजिटिव उसका मैग्नीट्यूड या टोटल नेगेटिव उसका मैग्नीट्यूड, तो इस केस में n फैक्टर 2 होने वाला है। फिर बोला गया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.5 साइमन मीटर इनवर्स, तो SI यूनिट में गिवन है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। फाइंड मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए लास्ट हमने जब बातें की थी इस टॉपिक की, तो हमने ये समझा था कि लैम्डा m जो होता है ये होता है लैम्डा इक्विवेलेंट इंटू n फैक्टर। इस फॉर्मूले से दोनों को हमने रिलेट किया था। अब यहां पे इस बात को समझिए कि अगर मुझसे पूछा गया है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो इन दोनों को मैं आपस में रिलेट कर सकता हूं, यानी एक कैलकुलेट कर सकता हूं, दूसरे को इससे डिटरमाइन किया जा सकता है। बस n फैक्टर जैसा हमने डिस्कस किया वो पुट करना है, विच इज 2 इन केस ऑफ H2SO4। अगर मैं बात कर रहा हूं तीसरी जो चीज पूछी गई, दैट इज सेल कांस्टेंट ऑफ द गिवन कंडक्टिविटी सेल। इनफैक्ट हम सेल कांस्टेंट से ही स्टार्ट करते हैं। तो सेल कांस्टेंट जिस एक्सप्रेशन में आता है वो हम अच्छे समझते हैं, होता है कंडक्टिविटी का, यानी कप्पा। हमें जानते हैं कंडक्टिविटी यानी कप्पा दिस इज इक्वल्स टू 1/r इंटू L/A। क्या हमें रेजिस्टेंस गिवन है? हाँ। क्या हमें कप्पा गिवन है? हाँ। तो हम जानते हैं कि ये जो पार्ट है इसे अपन सिंबॉलिकली G* लिखते थे, और यही है सेल कांस्टेंट। हमने ये सब बातें भी की थी कि जैसे जैसे हम एक्सपेरिमेंट बदलते हैं, हमारा ये जो अरेंजमेंट रहता है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड का, और डिप्ट जो सरफेस एरिया है वो सेम रहता है, जिसकी वजह से सेल कांस्टेंट सेम रहता है, इसीलिए नाम भी है सेल कांस्टेंट।
एक कंडक्टिविटी सेल के लिए, एक कंडक्टेंस सेल के लिए ये वैल्यू सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो अगर यहाँ पे मुझे L बाई ए यानी जी स्टार की वैल्यू निकालनी है, साफ है कि मुझे क्या करना है, मुझे कप्पा इंटू आर कर देना है। कप्पा की वैल्यू की अगर बात करूं तो कप्पा दिया हुआ है, दिस इज 1.5 साइमन मीटर इनवर्स, और आर की अगर मैं बात करूं ये गिवन है मेरे को 50, तो ये बन जाता है दिस इज 75। अगर यूनिट्स का मैं ध्यान रखूं तो देखिए कप्पा की यूनिट थी आपके पास साइमन मीटर इनवर्स, और ये है हमारे पास ओम। मैं समझता हूं कि साइमन होता है ओम इनवर्स, तो ओम इनवर्स और ओम कैंसिल हो गया, तो ये बन गया आपके पास दिस इज मीटर इनवर्स, तो मीटर इनवर्स में आ गया आपके पास। ठीक है, ऐसा यूनिट में ही पूछा गया था। चलिए अब अगर मैं बात करूं लेमडा एम और लेमडा इक्विवेलेंट की, स्टार्ट करते हैं लेमडा एम से। लेमडा एम से क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, लेमडा इक्विवेलेंट की बात भी कर सकते हैं, ऑल्दो लेमडा एम की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मोलारिटी 0.2 पहले गिवन है, तो मैं मोलारिटी के डेटा से लेमडा एम निकाल लेता हूं। अब देखिए लेमडा एम का फॉर्मुला हम ध्यान करते हैं, तो फॉर्मुला जो है कप्पा इंटू 1000 डिवाइड बाय एम, ये फॉर्मुला दिमाग में आता है। लेकिन जैसे मैंने समझाया था आपको कि हमेशा यूनिट पे ध्यान देना है, कप्पा की यूनिट क्या दी गई है, क्योंकि ये ऐसा यूनिट में दिया गया है, मीटर वाली यूनिट में दिया गया है, तो मैं ये फॉर्मुला यूज नहीं कर सकता, मुझे इस फॉर्मुले को चेंज करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं जानता हूं कि 1000 की पोजीशन मुझे चेंज करनी होगी, तो अब ये जानते हैं दिस इज कप्पा, नीचे आ जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा आपके पास मोलारिटी। चलिए पुट कर देते हैं इसके अंदर। तो कप्पा की वैल्यू है हमारे पास दिस इज 1.5 एंड दिस इज 10 की पावर 3। अच्छा मोलारिटी की बात करें तो ये होता है 0.2। हम जानते हैं 0.2 इज बेसिकली 1/5, और अगर ये 1/5 ऊपर यानी 5 ऊपर आता है तो इसे ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 1.5 इंटू, अब 10 की पावर 3 जो नीचे था ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 बन जाएगा, तो ये बन गया बेटा 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। अब यूनिट पे गौर करते हैं, इसकी यूनिट कंप्लीटली डिपेंड करती है कि भैया कप्पा किस यूनिट पुट किया। अगर मीटर वाली यूनिट में तो हम जानते हैं लेमडा एम की यूनिट होगी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अगर कप्पा की यूनिट जो होती वो सेंटीमीटर वाली होती तो ये आता साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, अब यहां से अगर मुझसे पूछा गया कि लेमडा इक्विवेलेंट क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं ऊपर वाले फॉर्मूले से यानी इस वाले फॉर्मूले से कि लेमडा इक्विवेलेंट जो होगा ये लेमडा एम डिवाइड बाय एन फैक्टर होगा, तो ये निकल के आ जाएगा लेमडा एम डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है, अब लेमडा एम डिवाइड बाय एन फैक्टर, तो लेमडा एम की वैल्यू आई मेरे पास 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3। एंड व्हाट अबाउट एन फैक्टर, ये क्वेश्चन की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव, इनमें से कोई भी देख के उसका मैग्नीट्यूड देखना है यानी कि 2। तो साफ है कि 7.5 डिवाइड बाय 2 दिस शुड बी 3.75 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3, और यूनिट जो आएगी वो आएगी साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, यानी कि एक ही डिफरेंस है, वहां मोल था और यहाँ पे आपके पास इक्विवेलेंट देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात कर रहा है, तो जैसे ही आपने देखा कि ये बात कर रहा है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो आपको क्लिक किया कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी तो एक ही बात है, यानी कप्पा की बात कर रहा है। नॉर्मेलिटी गिवन है, यानी सॉल्यूशन लिखा है n/10, ध्यान रखिए ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट किया गया है, तो यहां से मैं कह सकता हूं नॉर्मेलिटी हम कंसिडर करेंगे 1/10 यानी दिस इज 10 रेज़ टू पावर -1। अब बोला गया है रेजिस्टेंस ऑफ सेल कंटेनिंग सॉल्यूशन एट द सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम, तो आपको रेजिस्टेंस गिवन है दिस इज 55 ओम और सेल कांस्टेंट पूछा गया है। अच्छा इससे पहले कप्पा दे चुका है वो, तो देखिए हम ये समझते हैं कि कप्पा का फॉर्मूला क्या होगा, कप्पा का फॉर्मूला होगा 1/r इंटू L/A। अब 1/r की मैं बात करूं तो दिस इज ये हो गया मेरे पास 55। अच्छा सेल कांस्टेंट पूछा गया है तो ये G स्टार मैंने लिख दिया, और कप्पा की वैल्यू मेरे पास गिवन है दिस इज 0.0112। एक बार यूनिट देखें तो ये ओम इनवर्स ठीक है, तो इसका मतलब G स्टार जो है ये आपके पास सेंटीमीटर यूनिट में आएगा, एंड दिस शुड बी 0.112 इंटू 55, और ये बन जाएगा 0.616 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो इस यूनिट में आपके पास क्या आ जाने वाला है, G स्टार यानी सेल कांस्टेंट। वही क्वेश्चन हो गया जो अभी हमने किया, उसी तरह का क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, इसमें जनरली डाउट रहता है। चलिए डिस्कस करते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको एक इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन को मैं लिख देता हूं दिस इज लैम्डा, फिर बोला गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो बार बार कहा है हमने ये क्या है बेटा, कप्पा इंटू वी। ठीक है, ऐसा लिखा गया। अभी लेटर से बहुत ज्यादा हम इसे कंफ्यूजिंग नहीं बनाते, सिंपल रखते हैं, ऐसी इक्वेशन लिखी गई। फिर उसी ने ऐसा कह दिया है कि भैया ये जो वी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। कौन सी यूनिट्स में, सीसी। अच्छा सीसी ऑल्दो आइडियली स्मॉल लिखना चाहिए,
तो स्मॉल सी इन स्मॉल सी, तो सी जो है इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है। हम जानते हैं कि 1 cc और 1 ml एक ही बात है, तो मैं डायरेक्टली इसको लिख सकता हूं वॉल्यूम इन ml कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी उसने क्वेश्चन में ही दे दिया है कि भैया इस इक्वेशन के अंदर, इस फॉर्मूला के अंदर जो वॉल्यूम है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम इन ml या वॉल्यूम इन cc, जिसके अंदर एक इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। अब आप बताइए इस v की वैल्यू क्या है। ठीक है, अच्छा, ये v की वैल्यू जो निकल के आएगी ऑब्वियसली बात है नॉर्मेलिटी पे डिपेंड करती है, तो साफ है कि नॉर्मेलिटी में लिखने वाला दिस इज 1/10, जैसा उसने रिप्रेजेंट किया है सोल्यूशन को n/10। अब आप ही सोचिए, इनफैक्ट सॉल्यूशन के दिनों को याद करते हैं, सॉल्यूशन मोल कॉन्सेप्ट में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स को बड़े अच्छे से समझा है। बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने कहा था कि सभी डेफिनेशंस आपको याद होनी चाहिए, ताकि इंटर कन्वर्जन करने में या डिफरेंट क्वेश्चंस में इन टर्म्स को यूज करते हैं तो आपको आसानी रहे, कॉन्सेप्ट बना रहे उनके बारे में। तो हमने ये बात की थी कि देखिए मोलारिटी, नॉर्मेलिटी कुछ हद तक रिलेटेड टर्म है, और बहुत सिंप्लीफाइड मैनर में हमने इन्हें याद किया था कि मोलारिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितना मोल इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट का प्रेजेंट है। वाई इलेक्ट्रोलाइट क्यों सर, हमने तो सॉल्यूट कहा था, तो इस केस में सॉल्यूट हमारा इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं इलेक्ट्रोलाइट शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूं। वहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूं नॉर्मेलिटी की, तो नॉर्मेलिटी में कहूंगा 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो उसकी नॉर्मेलिटी होगी। यानी साफ है कि अगर मैं लिख रहा हूं कि नॉर्मेलिटी 1/10 है यानी 0.1 है, तो इसका मतलब है कि 0.1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इन 1 लीटर। अच्छा, 1 लीटर को ml में लिखो, तो सर ml में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ऊपर का डेटा ml की फॉर्म में गिवन है, उसी की फॉर्म में आपको डील करना है। तो देखिए अब बड़ा सिंपल हो गया है, तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया देखो 1000 ml में प्रेजेंट है आपके पास 0.1 इक्विवेलेंट, या इसको ऐसे लिख सकता हूं 0.1 इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट इन 1000 ml। बात देखिए, बट मुझे एक्चुअली में 0.1 इक्विवेलेंट के कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम नहीं चाहिए ml में या cc में, मुझे तो चाहिए 1 इक्विवेलेंट की कोरस्पॉन्डिंग। तो अगर मुझे 1 इक्विवेलेंट की कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, तो आप इस बात से सहमत हैं कि मुझे 0.1 को नीचे लिख देना चाहिए। तो ये आ जाएगा आपके पास, दिस इज 10,000 ml। अब इसे मैं 10,000 ml कहूं या 10,000 cc कहूं, बात एक ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें बच्चों को डाउट होता है, ऑल्दो अब इसमें डाउट मैक्सिमम लोगों को नहीं होगा क्योंकि वो ऑर्गेनिक में ये सब बातें पढ़ चुके हैं, पहले भी समझाया था, एक बार जल्दी से इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला देखिए, एक एक करके मैं इन मॉलिक्यूल्स को लिख रहा हूं। तो 0.1 मोलर एसिटिक एसिड, साफ साफ दिख रहा है कि सभी की कंसंट्रेशन सेम है। अगर कंसंट्रेशन सेम रखी गई है तो डाइल्यूशन का इफेक्ट या कंसंट्रेशन में डिफरेंस का इफेक्ट वो नहीं आएगा, अब नेचर पे डिपेंड करेगा। यानी कहने का मतलब मैं डायरेक्टली ऐसा कह सकता हूं कि सभी के सभी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, सभी के सभी वीक एसिड्स हैं, और अगर सभी के सभी वीक एसिड्स हैं तो जितना आपके पास अल्फा ज्यादा होगा, जितना डिसोसिएशन ज्यादा होगा, उतने ज्यादा आयन बनेंगे, और जितने ज्यादा आयन बनेंगे उतने ज्यादा कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहला जो मॉलिक्यूल है वो है हमारे पास एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड सभी लोग अच्छे से समझते हैं, दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड O OH। दूसरा मॉलिक्यूल जो है दिस इज 0.1 मोलर क्लोरो एसिटिक एसिड, जैसा मैंने कहा कंसंट्रेशन सेम है, तो क्लोरो एसिटिक एसिड का मतलब होगा क्लोरीन को मैं जोड़ दूं किसके साथ, CH3 के साथ, नहीं टेक्निकली मुझे उसमें से हाइड्रोजन हटा के फिर क्लोरीन जोड़ना है, तो दिस विल बी CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH। वहीं पे फ्लोरो एसिटिक एसिड की बात करूं तो फ्लोरीन है एंड दिस इज CH2 C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज OH। और लास्ट लिखा गया है डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड, इसका मतलब इस CH3 जो एसिटिक एसिड का CH3 था उसमें से 2 हाइड्रोजन हटा के 2 फ्लोरीन जोड़ने हैं। तो साफ है कि दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज CH एंड दिस इज फ्लोरीन एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O OH। अब यहां पे हम सब लोग अच्छे समझते हैं कि भैया देखो ये जो फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन है, दो फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा होगा, यहां एक फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और यहां एक क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, और यहां पे अगर मैं बात करूं तो इसका प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो यहां से साफ साफ देखा जा सकता है, आपने इस तरह से पढ़ा होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के, -m -i। तो लग नहीं रहा है कार्बोक्सिलिक पार्ट के ऊपर यहाँ पर डायरेक्टली, तो मैं अगर बात करूं तो माइनस आई इफेक्ट से देखूं तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है फोर्थ में, यानी डाइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है,
तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, इसको ऐसा मार्क कर सकता हूं, ये जो सिंबल है, ये जो मार्किंग है, ये किसके लिए है? डाइफ्लोरोएसिटिक एसिड के लिए। कह सकता हूं ये मोस्ट एसिडिक है, मोस्ट एसिडिक है। और अगर ये मोस्ट एसिडिक है तो मैं कह सकता हूं इसका मतलब क्या है कि कंसंट्रेशन तो सेम है, और सबसे ज्यादा H+ अगर बन रहा है, सबसे ज्यादा एसिडिटी देखने को मिल रही है, तो इसका अल्फा मैक्सिमम है। इन सब में ध्यान रखें। अच्छा, अल्फा मैक्सिमम है, इसका मतलब मैक्सिमम डिसोसिएशन है, तो चारों में से मैक्सिमम डिसोसिएशन होगा। और अगर चारों में से मैक्सिमम डिसोसिएशन है तो मैं ये भी कह सकता हूं कि भैया यहां पे मैक्सिमम आयंस बनेंगे। कैटायन तो हम जानते हैं कि H+ होगा, एनायन उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस होगा, तो मैक्सिमम आयंस बनेंगे। ये जो आयंस है यही तो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? करंट के लिए, कंडक्टिविटी के लिए, कंडक्टेंस के लिए। यही आयन जब अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो ऑब्वियस सी बात है इसी के कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम कंडक्टेंस और मैक्सिमम कंडक्टिविटी होगा। सर क्या दोनों की बात एक ही है? आप कह रहे हो कंडक्टेंस कंडक्टिविटी। रीजन सिंपल सा है कि कंसंट्रेशन सेम रखी गई है इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक और क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखा गया है। एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल है, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, ये हम अच्छे समझते हैं कि अब जो डेटा एनसीईआरटी में होता है वो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, तो उतने डिफिकल्ट कैलकुलेशंस आपको नहीं मिलेंगी। तो आप उस केस में जस्ट आंसर को कंफर्म करने के लिए, आपका कॉन्सेप्ट सही है, कंफर्म करने के लिए कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। बट उस तरह के क्वेश्चन को एक बार जरूर देखिएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि डिट्टो सेम क्वेश्चन आ जाता है विद इजियर डेटा एंड कैलकुलेशन, तो सॉल्व एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। बहुत बार इसमें जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। एक्सपेक्टेड है कि हमारे यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल है। डेटा इस क्वेश्चन में आसानी है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज 50 ओम। यानी आपको एक सॉल्यूशन दिया गया है और उसकी मोलैरिटी है 0.2, और बताया गया है कि भैया देखो यहां पे यह रेजिस्टेंस जो है बेटा दैट इज 50 ओम। वहीं पे ऐसा बोला गया है द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ दिस सॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है सेम सॉल्यूशन की बात कर रहा होगा, तो इसका जो कप्पा है दिस इज 1.4 साइमन मीटर इनवर्स। यहां पे एक इंटरेस्टिंग और एक लॉजिकल बात समझिए। ये लास्ट जो हमने टॉपिक ये पढ़ा था कंडक्टिविटी, तब भी ये बात की थी कि कंडक्टिविटी एक्चुअली में नेचर को रिप्रेजेंट करता है। मैंने सरल भाषा में ऐसे कहा था कि मान लीजिए मेरे पास डिफरेंट वायर्स हैं, तो डिफरेंट वायर्स में अगर उनका मेटालिक नेचर डिफरेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल एक सिल्वर है, दूसरा गोल्ड है, तीसरा एल्यूमिनियम है, तो इनकी कंडक्टिविटी वैल्यूज डिफरेंट होगी। यानी वो नेचर पर डिपेंड कर रहा है। नेचर में जब डिफरेंस आएगा तो कंडक्टिविटी वैल्यूज में डिफरेंस आएगा। इसी तरह से जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो भैया इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है ये तो मायने रखता ही है, कंसंट्रेशन ही मायने रखती है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को सेम रखूं, उसकी कंसंट्रेशन को सेम रखूं, तो हमेशा कप्पा की वैल्यू सेम होगी गिवन टेम्परेचर कंडीशन वैल्यू सेम है। टेम्परेचर कंडीशन वैल्यू सेम ही मानी जाती है, स्टैंडर्ड कंडीशन ही मानी जाती है जब कुछ नहीं बोला जाता, तो इसका मतलब उसके वेरिएशन की बात नहीं करते अपन। तो देखिए ये साफ है कि अगर मैंने सेम इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मेंशन नहीं है, उसका नेचर मेंशन नहीं है यहाँ पे कि वो NaCl है, वो आपके पास एसिडिक एसिड, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट को सेम लेके चल रहा हूं और मैंने अगर कंसंट्रेशन भी सेम ली होगी और टेम्परेचर जैसे मैंने कहा आपको सेम मानना ही होगा हमेशा, तो एक बात समझ में आती है कि तो आपका कंडक्टिविटी वैल्यू भी सेम होना चाहिए, है ना। ये बात का ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन बदलते ही कंडक्टिविटी वैल्यू बदल जाएगी। फिर बोल रहा है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट सेम है लेकिन कंसंट्रेशन डिफरेंट है, तो ये बात ऑब्वियस सी समझ में आती है कि भैया कंसंट्रेशन डिफरेंट होते ही वो तो एक डिफरेंट सॉल्यूशन हो गया, और अगर वो एक डिफरेंट सॉल्यूशन हो गया तो मैं यहां पे कहूंगा कि कप्पा डिफरेंट होगा। तो दूसरा सॉल्यूशन जो है 0.5 मोलर है, यहां पर रेजिस्टेंस गिवन है दिस इज 280 ओम, और यहां पे मोलैरिटी जो है इनफैक्ट वो तो पहले दे ही दी गई है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर पूछ रहा है कि इसका लैम्डा एम क्या होगा, ठीक है, और यूनिट्स ऐसा यूनिट है। क्या मुझे जो पहले वाला डेटा है कप्पा का वो भी ऐसा यूनिट में गिवन है? हाँ। अब इस चीज को समझते देखिए, अगर ऐसा यूनिट है इसका मतलब ऑब्वियसली बात है मीटर वाली यूनिट है, तो ऐसे में अगर मुझे लैम्डा एम का फॉर्मूला लिखना है तो मुझे पता है कि भैया सेंटीमीटर में 1000 ऊपर आता है, मीटर वाली यूनिट में 1000 नीचे आता है। तो मैंने लिखा दिस इज कप्पा डिवाइड बाय 1000 इंटू मोलैरिटी। तो इस फॉर्मूले को देखते ही लगता है कि भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। यानी कहने का मतलब यह है कि भैया कप्पा है हमारे पास, 1000 है, एम है, लेकिन जब हम गौर से देखते हैं तो उसने लैम्डा एम 0.5 मोलर का पूछा है, तो इसका कप्पा आपको नहीं पता है।
सर कप्पा दिया तो है, तो जो कप्पा गिवन है वो फर्स्ट सोल्यूशन का है। क्या कप्पा सेम होगा? नहीं नहीं, अभी मैंने समझाया कि जैसे ही सेम इलेक्ट्रोलाइट में रखोगे कंसंट्रेशन बदलते ही कप्पा डिफरेंट होगा बेटा। तो इसका मतलब यहां पे मुझे पहले कप्पा की कैलकुलेशन करनी होगी, क्योंकि मोलारिटी तो मेरे पास गिवन है, 1000 मेरी जेब में है, बस यहां पे रख देना है। कहने का मतलब कप्पा आपको पता होना चाहिए, कप्पा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक बार कप्पा के फॉर्मूला पे ध्यान देते हैं। तो कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, या फिर दूसरा नाम क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इससे अपन क्या करने वाले बेटा? 1/r इंटू L/A। इसका मतलब यह है कि कप्पा निकालने के लिए तो मुझे L/A पता होना चाहिए। अब जब मैं दूसरे सॉल्यूशन को देख रहा हूं तो दूसरे सॉल्यूशन में L/A नहीं दिया, और इनफैक्ट पहले सॉल्यूशन में भी L/A नहीं गिवन है। तो ये ऑब्वियस है, ये बात हमने क्लास में डिस्कस की थी। जब मैं किसी भी कंडक्टेंस सेल की बात करता हूं, मैं उसमें जनरली सॉल्यूशन बदलता हूं, उसकी अरेंजमेंट को डिस्टर्ब नहीं करता, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी को नहीं बदलता, मैं वहां पे डिप्ड सरफेस एरिया को नहीं बदलता। इसका मतलब सेल कांस्टेंट सेम रहता है। कंक्लूजन, जो पहला सॉल्यूशन है 0.2 मोलर, दूसरा सॉल्यूशन है 0.5 मोलर, दोनों केस में जो आपका सेल कांस्टेंट है वो सेम है। अगर सेल कांस्टेंट सेम है, इसका मतलब ये वैल्यू तो क्या हो गई, विच इज G स्टार, ये तो सेम है। अगर ये सेम है तो इसका मतलब डिफरेंस केवल किसका है? रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस में डिफरेंस की वजह से कप्पा में डिफरेंस है। इसका मतलब मैं रेशियो अगर लिखूं कप्पा 1 बाय कप्पा 2, अब जब रेशियो लेंगे तो G स्टार तो सेम है, G स्टार कैंसिल हो जाएगा। रेजिस्टेंस के इनवर्स से क्वेश्चन है, तो बताइए R2 ऊपर आएगा और R1 नीचे आएगा। तो क्या यहां से लिख दो? मुझे तो क्या चाहिए? कप्पा 2 चाहिए भैया। तो कप्पा 2 चाहिए तो कप्पा 1 इंटू R1 डिवाइड बाई R2 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ऐसा आ गया। चलिए पुट कर देते हैं। तो कप्पा 2 बताइए, कप्पा 1 कितना है? 1.4, R1 कितना है? दिस इज 50, और R2 कितना है? दिस इज 280। तो जीरो कैंसिल हुआ, साफ दिख रहा है। 1.4 इंटू 2 2.8, इसका मतलब ये 20 है। 5/20 1/4 हो गया। तो कप्पा 2 आपके पास आ चुका है। अब बेसिकली बस पुट करना है। फॉर्मूला था लैम्डा n इज इक्वल्स टू कप्पा दूसरे का 1/4 पुट करना है, दिस इज 1000। अगर मैं बात कर रहा हूं मोलारिटी की, तो मोलारिटी कितना है बेटा? 0.5। ठीक है, तो 1/4, 4 इंटू 0.5 2 हो गया, और 2 मतलब बेसिकली 1/2 मतलब 0.5 ऐसा लिख सकता हूं, इंटू 10⁻⁻3। साइंटिफिक नोटेशन में लिखूंगा तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10⁻⁴। क्योंकि सारी कैलकुलेशन हमने SI यूनिट के अकॉर्डिंग की है, तो वही आना चाहिए। तो दिस शुड बी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि भैया आपने किस यूनिट से कप्पा को लिया है। जिस यूनिट में कप्पा था उसी के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास यूनिट आएगी लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। क्लास में डिटेल में डिस्कस हुआ है, तो मेजोरिटी ऑफ बातें आपको याद है, क्लास में बताया था, वापस से एक बार दोहराता हूं इस बारे में। ये टॉपिक जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हम पढ़ेंगे। लेकिन एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि केवल और केवल उसमें डायल्यूशन का इफेक्ट दिया गया है, मेनली डायल्यूशन का इफेक्ट ही डिस्कस किया गया है। और जब आप पीवाईक्यूज करते हैं तो आप वहां पे भी ये पाते हैं कि भैया डायल्यूशन के इफेक्ट के ऊपर ही वो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा संभावना क्वेश्चन पूछे जाने की है डायल्यूशन के इफेक्ट से। बाकी सब फैक्टर जो है ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए है, इनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी कम है। तो थोड़ा सा फास्ट हम चलेंगे। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, उसको मैंने क्या किया, पानी में घोल दिया, तो उसका एक सोल्यूशन बन गया, जिसे मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब इसमें कंडक्टेंस जो है वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहला नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैंने उस सॉल्यूशन को बनाया था तो वो सॉल्यूशन NaCl का था या फिर वो एसिटिक एसिड था, इस बात से कंडक्टेंस प्रभावित होगी। कहने का मतलब यह है कि भैया NaCl था तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था तो पूरा टूट जा रहा था, लेकिन जब मैं उसमें एसिटिक एसिड डाल रहा था तो एसिटिक एसिड पार्शियली डिसोशिएट कर रहा था। हाँ, ध्यान रखें इसमें इंडिविजुअल आयंस का कंट्रीब्यूशन भी मायने रखेगा, बट इन जनरल हम ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में आयंस ज्यादा बनते हैं। क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो पूरा डिसोशिएट कर जाए, जितना मॉलिक्यूल मैंने ऐड किया सारा सारा डिसोशिएट कर जाए सोल्यूशन में। लेकिन वीक की अगर मैं बात करूंगा तो पार्शियली डिसोशिएट करेगा। 10 मॉलिक्यूल ऐड किए तो 4 डिसोशिएट करेंगे, 6 डिसोशिएट करेंगे, ऐसा। तो अगर ऐसा है कि वो कंप्लीटली डिसोशिएट कर रहा है तो ऐसे में मैं कहूंगा कि ज्यादा आयंस बनेंगे, और ज्यादा आयंस बनेंगे तो इन जनरल हम कहते हैं कि वहां पे कंडक्टेंस की वैल्यू जो है वो ज्यादा देखने को मिलेगी। तो मैं कहूंगा कंडक्टेंस
for strong electrolyte is greater than weak electrolyte given concentration is same. That is important. दूसरा पॉइंट आता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एसिटिक एसिड को पानी में डाला, एसिटिक एसिड को ही मैं मिथेनॉल में डालूं और एसिटिक एसिड को ही फॉर एग्जांपल डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड में डालूं. डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड आपने पढ़ा होगा SN1 SN2 में सॉल्वेंट्स के बारे में. तो वो पोलर है लेकिन बेसिकली उसकी पोलैरिटी कम है एज कंपेयर टू मिथेनॉल और भी ज्यादा अगर मैं देखूं तो वाटर की सबसे ज्यादा है. तो ऐसे केस में अगर मैं ऑर्डर देखूं तो मुझे दिखता है कि भैया पोलैरिटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा है वाटर में, तो वहां पे सबसे ज्यादा आयनाइजेशन होगा, सबसे ज्यादा डिसोसिएशन होगा एसिटिक एसिड का, जो भी इलेक्ट्रोलाइट मैंने उसमें ऐड किया है. तो बहुत सिंपल सरल सी बात है. यहां पे हम लिखेंगे एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीजेस, polarity of solvent increases, और जैसे जैसे पोलैरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे अल्फा इंक्रीज करेगा, और जैसे जैसे अल्फा इंक्रीज करेगा मैं कहूंगा कंडक्टेंस बढ़ेगा. क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अल्फा मतलब कितना टूट के आयंस बन रहा है, मतलब कितना टूट रहा है टेक्निकली. ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा आयंस बनेंगे, और ज्यादा आयंस बनेंगे तो ऐसे मैं कहूंगा कि कंडक्टेंस की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए. नेक्स्ट फैक्टर है इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स. अब इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स को समझते हैं. मान लीजिए AB एक वो इलेक्ट्रोलाइट था जिसका मैं सॉल्यूशन बना रहा हूं. मैंने क्या किया, पानी में ऐड कर दिया, डिसॉल्व किया. तो जैसे ही पानी में गया तो बेसिकली ये टूट गया A पॉजिटिव और B नेगेटिव में. लेकिन ये है तो आयंस ही ना, है तो चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. हाँ, क्योंकि आप कह सकते हो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एज कंपेयर टू एयर ज्यादा है सॉल्वेंट का, तो इसके बीच का अट्रैक्शन कम हो गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा. तो ये जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इस अट्रैक्शन की वजह से ये एक दूसरे को अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने से रोकेंगे कुछ हद तक, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि भैया कंडक्टेंस में कमी देखने को मिलेगी. तो हम ऐसा कहते हैं कि एज इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस, कंडक्टेंस डिक्रीजेस. ठीक है, सिंपल सा फैक्टर है, तो बहुत ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे. जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, क्वेश्चन पूछेगा डाइल्यूशन के कॉन्सेप्ट से. विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट. विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट सरल भाषा में कहते हैं कि भैया जो सॉल्वेंट तो कितना गाढ़ा है. अगर विस्कोसिटी ज्यादा है, कितना गाढ़ा सॉल्यूशन है, यानी जितना ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन होगा उतना ही आयंस को तैरने में, आयंस की मूवमेंट को मुश्किल होगी. तो यहां पर साफ है कि एज विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीजेस, आयन की जो मोबिलिटी है, आयन की जो मूवमेंट है, आयनिक मोबिलिटी, वो घट जाएगी. यानी कहने का मतलब पानी की तुलना में शहद में आयंस को मूव करने में दिक्कत होगी. तो ऐसे में साफ है कि आयनिक मोबिलिटी अगर घट गई तो कंडक्टेंस जो है ये भी घट गया है. अगला फैक्टर, पांचवा. अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है डाइल्यूशन का कॉन्सेप्ट. दूसरा जो फैक्टर आता है, इस पर सवाल बन सकता है, दैट इज हाइड्रेशन. क्लास में हमने डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि एक तरह का रिवीजन सेशन है ये, तो एक बार जल्दी से मैं इसको समझा देता हूं. मेरे पास है NaCl, मेरे पास है KCl, मेरे पास है RbCl और मेरे पास है CsCl. अब मैं आपसे पूछूं कि भैया क्या ये आयनिक कंपाउंड्स है, तो ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड्स है, टिपिकल आयनिक कंपाउंड्स है. इन सबको अगर मैं वाटर में ऐड करता हूं, है ना, तो जब मैं इन सबको वाटर में ऐड करता हूं तो होता क्या है. जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं अगर पिक्चराइजेशन करना चाहूं तो मैंने NaCl को जैसे ही पानी में ऐड किया तो होता क्या है, हाइड्रेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो एनर्जी रिलीज होती है, उससे ये सेपरेट हो जाते हैं, इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम हो जाता है. और होता क्या है कि भैया ये जो आयंस अलग अलग हो गए हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स को भी अट्रैक्ट करते हैं. अब हो सकता है किसी के दिमाग में आंसर ऐसा क्यों होता है, तो बेटा सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. वाटर जो है इसको हम भली भांति जानते हैं कि इस तरह का बेंट ज्योमेट्री का होता है, और हम जानते हैं इसके पास दो लोन पेयर है. ये आपके पास डेल नेगेटिव एंड होता है, ये डेल पॉजिटिव, ये डेल पॉजिटिव. डेल मतलब पार्शियल, ये हम अच्छे समझते हैं. तो कहने का मतलब इसमें पोलैरिटी है. पोलैरिटी का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स बने हुए हैं भैया, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स, यानी पॉजिटिव नेगेटिव एंड्स बने हुए हैं. तो साफ है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर नेगेटिव एंड है ऑक्सीजन वाला और पॉजिटिव एंड है हाइड्रोजन वाला. तो होता क्या है कि भैया देखो, Na पॉजिटिव नेगेटिव एंड ऑफ वाटर को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वाटर सराउंड कर लेता है Na पॉजिटिव को फ्रॉम ऑक्सीजन साइड. इसी तरह से हम कहते हैं कि जो Cl नेगेटिव है ये पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, और Cl नेगेटिव को वाटर सराउंड कर लेता है हाइड्रोजन के साइड से. तो होता क्या है कि ऐसे बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं आयन के चारों तरफ. और जब आयन
को अपोजिट इलेक्ट्रोड पुकारता है। देखिए याद कीजिए, मैंने समझाया था कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ऐसा याद करेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर एक बात आपको याद रखनी होगी, या इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर एक बात याद रखनी होगी कि कैटायन मूव करता है कैथोड की तरफ, एनायन मूव करता है एनोड की तरफ। ठीक है, तो भैया कैटायन था, कैटायन को घेर लिया पानी ने, है ना। तो ऐसे में जब कैटायन को कैथोड पुकारेगा, क्योंकि उस केस में पोलैरिटीज गैल्वेनिक से अपोजिट है, तो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब कैटायन को कैथोड पुकारेगा तो वो केवल अकेला मूव नहीं करेगा, इन वाटर की लेयर्स के साथ मूव करेगा, है ना। तो बेसिकली ये काफी हद तक ऐसा ही है कि भैया आप अगर मूव कर रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत सारे बैग्स लाद दिए जाएं फॉर एग्जांपल। तो जितने ज्यादा बैग्स आप लेके चल रहे होंगे, जितने ज्यादा बैग्स आप ढो रहे होंगे, उतना ही आपकी मूवमेंट कम हो जाएगी, आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, और उतना स्लोली आप मूव करेंगे। अगर स्लोली मूव करेंगे तो जो करंट का रेट होगा, या सिंपली मैं कहूं कि कंडक्टेंस की वैल्यू कम देखने को मिलेगी। तो हम एक सिंपल सी बात कहते हैं कि भैया आयन बेसिकली एक स्टूडेंट है, और वाटर मॉलिक्यूल्स की जो लेयर्स हैं वो उस पे लदे बैग हैं। जितने ज्यादा बैग होंगे उतना स्टूडेंट की मूवमेंट कम होगी, और स्टूडेंट की मूवमेंट कम होगी तो ऐसे में कंडक्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब हाइड्रेशन जहां ज्यादा होगा, हाइड्रेशन जहां ज्यादा होगा उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स की लेयर बनेगी, और उतना ही आयन के लिए मूवमेंट मुश्किल हो जाएगा। इन सब के अंदर साफ साफ मैं कह सकता हूं कि इन सब के अंदर कॉमन आयन जो है वो है Cl नेगेटिव। ऑब्वियस बात है Cl नेगेटिव डिटरमाइन नहीं करेगा, क्योंकि Cl नेगेटिव पे सिमिलर इफेक्ट आएगा। तो अगर मैं बात करूं जो सिमिलर नहीं है उस आयन की, वो है कैटायन। तो कैटायन है आपके पास, मैं यहां से बात करूं, कैटायन जो है ये है Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Rb पॉजिटिव, Cs पॉजिटिव। अब इस कैटायन में अगर बात करूं तो मैं जानता हूं कि ये स्मॉलेस्ट, इन चारों में ये स्मॉलेस्ट है। और स्मॉलेस्ट है तो हमने ये बॉन्डिंग में पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि स्मॉल आयन पे हाइड्रेशन ज्यादा होता है, क्योंकि चार्ज डेंसिटी से डिसाइड होता है। तो ये कह सकते हो कि Na पॉजिटिव का मैक्सिमम हाइड्रेशन होगा। और अगर मैक्सिमम हाइड्रेशन होगा तो सबसे ज्यादा लेयर्स बनेंगी, और सबसे ज्यादा इसके लिए चलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कहेंगे मिनिमम कंडक्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि मैं बात करूं कंडक्टेंस, अच्छा कंडक्टेंस पूछे या लैम्डा एम पूछे या लैम्डा इक्विवेलेंट पूछे, ध्यान रखिए जब मैं एक ही ग्रुप की बात कर रहा हूं, इनमें से कुछ भी पूछे ऑर्डर वही आएगा। तो मैं लिखने वाला हूं कि भैया NaCl में तो Na पॉजिटिव सबसे भारी हो गया था, तो सबसे धीरे मूव कर रहा था, कंडक्टेंस सबसे कम, फिर KCl, फिर RbCl, और फिर CsCl। ये ऑर्डर देखने को मिलेगा। इसी तरह के 2-3 एग्जाम्पल क्लास में और किए थे हमने। अभी मेरे ख्याल से इतने सी बात सफिशिएंट है, इससे आपको वो सारी बातें समझ में आ जाएंगी जो आपने नोट्स में लिखी होंगी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइल्यूशन की। डाइल्यूशन होता क्या है पहले तो ये समझते हैं। भैया हम ये अच्छे से समझते हैं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है, बना बनाया सोल्यूशन है, पर उसकी कंसंट्रेशन हमें ज्यादा लग रही है, उसकी कंसंट्रेशन को कम करना है, तो उसके अंदर हम पानी मिला देते हैं, उसके अंदर हम सॉल्वेंट मिला देते हैं, और फिर जो नया सोल्यूशन बनता है उसकी कंसंट्रेशन कम होती है बट उसका वॉल्यूम ज्यादा होता है ना। तो आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि हम कंसंट्रेशन का इफेक्ट भी पड़ रहे हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि डाइल्यूशन मतलब बने बनाए सॉल्यूशन के अंदर वाटर सॉल्वेंट का एडिशन करना ताकि उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाए, उसे हम कहते हैं डाइल्यूशन। अब इसका इफेक्ट 2 पार्ट्स में पढ़ना है हमें। तो एक तो बात करेंगे कि कंडक्टिविटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, और एक हम बात करेंगे कि मोलर कंडक्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ता है। ध्यान रखिए मैंने इक्विवेलेंट कंडक्टेंस साथ में नहीं लिखा, क्योंकि एनसीईआरटी में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस नहीं दिया है, चांसेस भी कम है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में वेरिएशन वही होगा जो लैम्डा एम के ऊपर होगा। ठीक है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑन कंडक्टिविटी। अच्छा, कंडक्टिविटी का दूसरा नाम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, और इसे सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं अपन, कप्पा से। अब आपको याद होगा इसको हमने कैसे डिफाइन किया था, तो हमने कहा था कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन। और कंडक्टेंस ऑफ 1 ml सॉल्यूशन, तो बेसिकली 1 ml सॉल्यूशन में अगर आयंस की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, और उसी 1 ml में अगर आयन की संख्या कम हो जाती तो ऐसे में कंडक्टेंस उस 1 ml का कम हो जाएगा।
इसका मतलब बहुत साफ है कि कंडक्टिविटी पे इफेक्ट मुझे देखना होगा। मान लीजिए मेरे पास सेम सॉल्यूशन है, उसमें थोड़ा सा और इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे, और मैंने अगर पानी डाल दिया, सॉल्वेंट डाल दिया, तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे। चलिए इसको समझते हैं ऐसे। मान लीजिए मेरे पास 1 मोलर सॉल्यूशन है NaCl का, तो इसमें मैं कहूंगा कि देखो 1000 ml के अंदर 1 मोल NaCl प्रेजेंट। हाँ, मैं वैसे बोल सकता हूँ कि 1000 ml में 1 मोल Na पॉजिटिव, 1 मोल Cl नेगेटिव प्रेजेंट है, बट लेट अस से मैं NaCl की फॉर्म में बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। डाइल्यूटेड टू 10 लीटर, मान लीजिए मैंने 9 लीटर इसके अंदर, ध्यान रखिए डाइल्यूशन बाय डाइल्यूशन टू ऐसे टर्म्स मैंने पढ़े थे, डिस्कशन भी किया था हमने सॉल्यूशन में भी और इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी लास्ट ईयर। तो डाइल्यूटेड टू 10 लीटर का मतलब 1000 ml को मैंने 10 लीटर बना दिया, 1 लीटर को 10 लीटर बना दिया। तो अब मेरे पास बेसिकली ये हो गया 10,000 ml सॉल्यूशन। जब डाइल्यूशन किया तो केवल सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्यूट ऐड ही नहीं किया, तो मैं भी कह सकता हूँ सॉल्यूट तो उतना ही होगा, 1 मोल NaCl प्रेजेंट है। अब इतनी सी राइटिंग से या इतने से डिस्कशन समझ में आ गया कि भैया अगर 1000 ml में 1 मोल है, यहाँ पे 10,000 ml में 1 मोल है, तो डाइल्यूशन के बाद 1 ml में नंबर ऑफ मोल जो है वो कम हो गया इलेक्ट्रोलाइट का। और अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस। सर आपने तो इलेक्ट्रोलाइट लिखा, अरे ऑब्वियस सी बात है कि उसी इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन से आयंस बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन, कौन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, डिक्रीज, क्योंकि वही इलेक्ट्रोलाइट अब लार्ज वॉल्यूम में फैल गया है, तो 1 ml में नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, हेंस कप्पा डिक्रीजेस, इसीलिए कप्पा जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अब सेकंड की बात करते हैं, विच इज इफेक्ट ऑन लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। इनमें से एक का इफेक्ट पढ़ेंगे, दूसरे का सिमिलर ही इफेक्ट होगा। चलिए डिस्कस करते हैं, है ना, इफेक्ट ऑन लैम्डा m एंड लैम्डा इक्विवेलेंट। अब इसको भी हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले हम लैम्डा m का ही इफेक्ट पढ़ रहे हैं, पहले हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ हमने नोट्स में। इधर हम बात कर रहे हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। चलिए देखते हैं, समझा रहा हूं, बहुत ज्यादा हम लिखेंगे नहीं यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मान लीजिए मेरे पास NaCl है, मोलर कनेक्टांस के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं। मोलर कनेक्टांस बहुत सिंपल था, हमने कहा था कि अगर मेरे पास 1 मोल NaCl प्रेजेंट है किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसके कनेक्टांस को मोलर कनेक्टांस में कहूंगा, ठीक है। अब जरा सोचिए, अगर मैं बात कर रहा हूं पूरे के पूरे सॉल्यूशन का कनेक्टांस, 1 मोल NaCl था तो मोलर कनेक्टांस था, इसमें मैंने डाइल्यूशन कर दिया। तो जब मैंने उसमें डाइल्यूशन कर दिया तो क्या अभी भी पूरे के पूरे सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट या सॉल्यूट को तो चेंज किया ही नहीं मैंने, वो तो टोटल क्वांटिटी तो सेम ही है। तो साफ साफ समझ में आता है कि भैया अभी भी पूरे के अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, इसका मतलब पूरे का कनेक्टांस मोलर कनेक्टांस कहलाएगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस डाइल्यूशन से क्या इफेक्ट हुआ होगा। तो डाइल्यूशन से हुआ ये होगा कि वॉल्यूम बढ़ गया होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ गया होगा तो इसका मतलब जो Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव, उसको अब ज्यादा वॉल्यूम मिल गया है रहने के लिए, तो बेसिकली वो दूर दूर हो गए। अब अगर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव का एवरेज डिस्टेंस बढ़ गया है, तो इसका मतलब ये दूरी जब बढ़ गई तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स घट गया, क्योंकि ये डिस्टेंस से इनवर्स रिलेटेड है, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूं इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स जो है, अगर मैं बात करूं कूलम्स लॉ से, तो इनवर्स प्रोपोर्शनल है r² के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वो अगर घट गया, अगर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स अगर घट गया है, अब ये फ्रीली मूव कर सकते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, और अगर ये फ्रीली मूव कर सकते हैं अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ, तो साफ है यहां पे कि ऐसे में अब जो कंडक्टेंस की वैल्यू होगी वो ज्यादा देखने को मिलेगी, है ना। तो यहां पे मैं ये कहने वाला हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑन डाइल्यूशन करने पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स जो है ये घट जाएगा, क्यों? क्योंकि आयंस की दूरी बढ़ गई। और ऐसे मैं कहूंगा कि जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा, या मैं ऐसे कहूं कि अगर उसमें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट था तो पहले कनेक्टेंस था मोलर कनेक्टेंस, आफ्टर डाइल्यूशन भी मोलर कनेक्टेंस होगा, बट आफ्टर डाइल्यूशन लैम्डा m की वैल्यू पहले वाली वैल्यू से ज्यादा होगी, और लैम्डा m
इसी के साथ मैं लिख सकता हूं लैम्डा इक्विवेलेंट इंक्रीजेस। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एक ही फैक्टर काम कर रहा है विच इज बेसिकली इंटर अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां पे हम कहेंगे कि भैया देखो पहला फैक्टर ये तो होगा ही, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स तो घट ही जाएगा। दूसरा जो फैक्टर है वो फैक्टर क्या होगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए ये हम अच्छे से समझते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम ये बात पहले भी कर चुके हैं, ऑन डाइल्यूशन अल्फा इंक्रीजेस। याद कीजिए हमने ये आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस किया था, जैसे बोलते थे अपन ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। और हम ऐसा कहते थे कि देखो ये आ गया आपके पास के ए इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर, अल्फा इक्वल्स टू के ए बाई सी का अंडर रूट ऐसा। अच्छा ये अप्रोक्सीमेशन है, यहाँ पे 1 माइनस अल्फा को 1 लिखा था हमने, बट यहां से साफ साफ समझ में आता है ऑन डाइल्यूशन, जैसे जैसे डाइल्यूशन करोगे कंसंट्रेशन कम होगी, और कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्फा आपके पास बढ़ेगा। ये बात समझ में आया। तो यहां से हमने कहा था कि भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब आप डाइल्यूशन करते हो तो अल्फा बढ़ता है। इसका मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करोगे तो दो फैक्टर काम कर रहे हैं। जो आयन थे उनकी दूरी बढ़ गई, इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो गया, इससे भी कंडक्टेंस बढ़ गया। दूसरी बात, जब आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो कंसंट्रेशन कम हुआ, इससे अल्फा बढ़ा। अच्छा जरा सोचिए अल्फा बढ़ने का सिग्निफिकेंस क्या है। जब आप अल्फा बढ़ा रहे हैं तो ज्यादा आयंस बन रहे हैं, वो ज्यादा टूट रहा है, ज्यादा आयंस बन रहे हैं, और ज्यादा आयंस बनेंगे तो वो भी कंडक्टेंस को बढ़ाएंगे। तो दोनों फैक्टर कंडक्टेंस को बढ़ा रहे हैं, है ना। एक तो आयन के बीच में इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स घट गया, उसकी वजह से भी कंडक्टेंस बढ़ रहा है। दूसरा, अब वो इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा डिसोशिएट कर रहा है। तो पहले मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल में से 6 मॉलिक्यूल डिसोशिएट कर रहे थे, अब हो सकता है 7 मॉलिक्यूल डिसोशिएट करें, 8 मॉलिक्यूल डिसोशिएट करें। और जितना ज्यादा डिसोसिएशन होगा उतने ज्यादा आयंस बनेंगे, और जब ज्यादा आयंस बनेंगे तो मैं कहूंगा कंडक्टेंस भी ज्यादा होगा। तो दो फैक्टर्स बेसिकली कंडक्टेंस को बढ़ा रहे हैं या मोलर कंडक्टेंस को बढ़ा रहे हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ पे भी लैम्डा एंड लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ेगा जैसा स्ट्रॉन्ग के केस में था। बट रीजन यहाँ दो है। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो इंक्रीज का जो एक्सटेंट है वो वीक में ज्यादा होता है सेम डाइल्यूशन के ऊपर। तो इसीलिए आप ये पाएंगे कि एक ग्राफ आपने देखा होगा एनसीईआरटी में। इनफैक्ट मैं दोनों ही ग्राफ एक साथ बना देता हूं यहां पे। तो पहला ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है, और दूसरा ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा दिया हुआ। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ किस किस के बीच में, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। तो यहां हम प्लॉट कर रहे हैं लैम्डा एम, ये लैम्डा इक्विवेलेंट। दोनों का ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, सिमिलर ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। यहां पे है अंडर रूट ऑफ सी। सर सी क्या है, सी इज कंसंट्रेशन, दैट इज सिमिलरिटी है। तो जैसे सिमिलरिटी बढ़ रही है हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेकिन हमने इफेक्ट पढ़ा है डाइल्यूशन का बेटा। अगर हमने इफेक्ट पढ़ा डाइल्यूशन का तो इसका मतलब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं। तो यहां से यहां पे मैं कहूंगा डाइल्यूशन जो है ये बढ़ रहा है, ये डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। अच्छा ये अब दोनों ग्राफ किस किस के लिए हैं? तो स्टैंडर्ड ग्राफ बनाए जाते हैं केसीएल के लिए और एसिटिक एसिड के लिए, कुछ इस तरह से। साफ दिख रहा है कि केसीएल का ग्राफ जो है ये लीनियर ग्राफ है, और CH3COH का ये हाइपरबोलिक कर्व। ध्यान रखें इसे एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं कहेंगे आप, क्योंकि एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व नहीं है। हाँ हाइपरबोलिक कर्व इन जनरल हम बोल सकते हैं। इसी से साफ समझ में आ रहा है कि भैया देखो सेम एक्सटेंट पे डाइल्यूशन करने पे, मान लीजिए वॉल्यूम को दुगना किया दोनों में, तो जब मैंने डाइल्यूशन सेम एक्सटेंट पे किया तो मुझे जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है लैम्डा एम लैम्डा इक्विवेलेंट में, वो वीक के लिए ज्यादा देखने को मिल रहा है। और अब हम कारण भी जानते हैं क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स उसे बढ़ा रहे हैं। और वहीं पे मैं बात कर रहा हूं कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केवल एक ही कारण था, विच वाज इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स का घटना, है ना। तो ये बात हम समझ पाए। अब यहां पे समझिए, और आगे अगर हम बढ़े तो पहली बात तो ये लीनियर कर्व है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दिस ग्राफ, क्योंकि एक लीनियर कर्व है तो एक लीनियर इक्वेशन बननी चाहिए, इज एक्सप्लेन्ड बाय इक्वेशन। एक इक्वेशन इसे एक्सप्लेन करती है, और ये इक्वेशन है बेसिकली आपके पास डिबाई-हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन या ऑनसागर इक्वेशन, जैसे आप बोलना चाहें। डिबाई-हक्कल
ये दोनों साइंटिस्ट ने पहले एक इक्वेशन बनाई, फिर ऑनसेगर का इसमें कंट्रीब्यूशन हुआ। तो टेक्निकली 3 साइंटिस्ट हैं ये, तो डेबाय, हक्कल एंड ऑनसेगर, इन तीनों के कंट्रीब्यूशन से एक इक्वेशन बनी। इक्वेशन मैं एक बार लिख देता हूं, दिस इज लैम्डा एम एट गिवन कंसंट्रेशन, दिस इज इक्वल्स टू लैम्डा एम एट 0 कंसंट्रेशन माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। जब आप ओरिजिनल इक्वेशन को देखेंगे, एग्जैक्ट इक्वेशन को देखेंगे, क्या एग्जैक्ट नहीं है, क्या हमने गलत इक्वेशन लिखी है, नहीं, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। जब आप एग्जैक्ट इक्वेशन या ओरिजिनल इक्वेशन को देखेंगे तो आप पाएंगे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखती है और उसमें 2 कांस्टेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं कंसंट्रेशन के साथ, बट ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यानी उसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, तो हमारे इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट दिखता है। ये मैंने ए लिखा है, बट ध्यान रखें क्योंकि उन कांस्टेंट को समराइज करके कांस्टेंट लिखा गया है, तो कुछ बुक्स के अंदर ये कैपिटल ए है, कुछ में स्मॉल ए है, कुछ में स्मॉल बी है, तो डिफरेंट एग्जाम में भी ये कांस्टेंट का सिंबल बदल सकता है, बट ध्यान रखें मीनिंग सेम ही है। यहां पे इन सारे टर्म्स को एक बार डिस्कस करते रहिए। तो लैम्डा एम सी का मतलब है मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। तो ये हो गया बेटा मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। लैम्डा एम नॉट हो गया आपके पास, दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट 0 कंसंट्रेशन और इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। और अगर मैं बात कर रहा हूं तो ए क्या है, तो ए कहलाता है आपके पास डेबाय हक्कल कांस्टेंट या डेबाय हक्कल ऑनसेगर कांस्टेंट, दोनों नाम इसके दिए जाते हैं। अब इस बारे में समझे, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ए डिपेंड ऑन, ये जो डेबाय हक्कल ऑनसेगर इक्वेशन है, इसमें जो कांस्टेंट ए है किस चीज पर डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरी बात टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर क्वेश्चन में साफ साफ बोले कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट सेम है, टेम्परेचर सेम है, तो ऑब्वियस बात है पहले दोनों फैक्टर्स सेम रखे गए, तो केवल और केवल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर डिपेंड करेगा। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से मतलब जैसे NaCl, तो NaCl में Na पे चार्ज क्या है +1, Cl पे चार्ज क्या है -1, तो इसे हम कहते हैं 1,1 टाइप इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे मान लीजिए मैंने लिखा MgBr2, अब इसमें एक आयन पे चार्ज के अकॉर्डिंग है ये, इसका मतलब MgBr2 में कहूंगा Mg पे +2 है तो 2 लिखूंगा, पर Br पे 1 है तो इसे लिखूंगा दिस इज 2,1 टाइप, P21 टाइप। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं Al2SO4 होल थ्राइस, अब आप बताएंगे, तो एल्यूमिनियम पे +3 आएगा तो मैं लिखूंगा 3, और सल्फेट पे 2 आएगा। सर सल्फर ऑक्सीजन अलग अलग नहीं करेंगे, नहीं, पूरा पूरा बेटा एनायन है, तो उस पे 3,2 टाइप। तो जैसे ही इसका टाइप बदलेगा आपका जो कांस्टेंट है ये वो बदल जाएगा। अच्छा, ये कांस्टेंट नेचर ऑफ सॉल्वेंट और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बट बाई डिफॉल्ट आप मान के चलते हैं कि सॉल्वेंट और टेम्परेचर की कंडीशन सेम रखी गई है। क्योंकि पिछले 10 मिनट में बहुत सारी बातें की हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लगे, वापस से इस बारे में डिस्कशन करते हैं। ये ग्राफ है लैम्डा एंड लैम्डा इक्विवेलेंट का, दोनों का ग्राफ सिमिलर होगा। किसके साथ प्लॉट कर रहे हैं, अंडर रूट ऑफ सी के साथ। अब जरा सोचिए इन दोनों कर्व्स में जो आपको सामने दिख रहा है, मतलब बेसिकली प्लॉट दोनों क्वांटिटी सेम ही है, बट 2 कर्व्स दिख रहे हैं आपको। एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl के लिए, और एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे आपके पास एसिटिक एसिड के लिए। हमने अभी भी देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट केस में डाइल्यूशन जब करते हैं तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स घटता है, इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स घटता है, तो इसका मतलब आयन सब फ्रीली मूव करते हैं और कंडक्टेंस बढ़ता है। तो इसीलिए KCl के केस में आपको ही बढ़ता हुआ दिख रहा है। एसिटिक एसिड के केस में क्योंकि वो वीक एसिड है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, एक तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स का घटना और दूसरा आपके पास अल्फा का बढ़ना। ये दोनों फैक्टर कंडक्टेंस को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि वीक के केस में 2 फैक्टर्स काम कर रहे हैं, तो ये साफ है कि ज्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा इन केस ऑफ वीक एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग। और यही हमें एक्सपेरिमेंटली ग्राफ में भी देखने को मिल रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंटली प्लॉटेड कर्व है, इसमें KCl का ग्राफ लीनियर कर्व है, यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, लेकिन दूसरा जो ग्राफ है उसे अपन हाइपरबोलिक कहेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, ध्यान रखिए एग्जैक्टली रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है। अब इसमें हमने ये बात समझी कि जो लीनियर कर्व है, क्योंकि हमने अभी तक देखो काइनेटिक्स में पढ़ा है, हमने सॉल्यूशन में भी लीनियर कर्व के बारे में बात की थी। हमने कहा कि लीनियर कर्व अगर कहीं आएगा तो उसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से एक्सप्लेन होना चाहिए, और अगर वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से एक्सप्लेन नहीं हो रहा है
तो फिर वो तो गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोई ना कोई एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बननी चाहिए। तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो है ये डिराइव की थी 3 साइंटिस्ट ने, डी बाई हक्कल। पहले इनफैक्ट इनिशियल जो अटेम्प्ट था वो डी बाई हक्कल ने मिलकर किया था, उसके बाद ऑनसिगर का कंट्रीब्यूशन इसमें आया। तो 3 साइंटिस्ट है, डी बाई हक्कल एंड ऑनसिगर। इनकी जो इक्वेशन है उसे बोलते हैं डी बाई हक्कल ऑनसिगर इक्वेशन। दिस इज लैम्डा एम सी इज इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए अंडर रूट ऑफ सी। इस इक्वेशन को अगर मैं रिलेट करूं y इक्वल्स टू mx प्लस सी से, तो साफ साफ समझ में आता है कि भैया देखो, इस ग्राफ को अगर एक्स्ट्रापोलेट किया जाएगा तो ये जो इंटरसेप्ट आएगा ये होना चाहिए लैम्डा एम नॉट, ठीक है। और इसमें जो स्लोप आएगा, क्योंकि नेगेटिव स्लोप है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो ऐसा, तो ये आना चाहिए माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो ये बातें हमने यहां पे समझी। अच्छा, यहां पे ये जो लैम्डा एम नॉट हम लिखा है इसे बोलते हैं बेटा लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। चलिए एक बार वापस समझते हैं। जब इसे एक्स्ट्रापोलेट किया और तो जीरो कंसंट्रेशन के ऊपर जो वैल्यू मुझे लैम्डा एम को देखने को मिली उसे लैम्डा एम जीरो कहता हूं। कुछ बुक्स के अंदर, हमारे मॉड्यूल में भी आपको देखने को मिल सकता है, इसे लैम्डा एम इन्फिनिटी भी कहते हैं। दोनों को कैसे पढ़ते हैं? लैम्डा एम जीरो लिखा होगा तो हम पढ़ते हैं मोलर कंडक्टेंस एट जीरो कंसंट्रेशन। अगर लिखा गया होगा लैम्डा एम इन्फिनिटी, इसका मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। इस बात को समझ पाए। वहीं पे अगर मैं बात करूं तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लीनियर कर्व में तो ठीक है भैया, तुमने आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ा के एक इंटरसेप्ट फाइंड कर दिया वाई एक्सिस पे, लेकिन व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइटिक केस में तो ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। मैं इसे आगे बढ़ा ही नहीं सकता हूं क्योंकि बेसिकली ये स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है। तो यहां से मुझे समझ में आता है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक केस में तो हम लैम्डा एम जीरो सिर्फ ग्राफ को आगे बढ़ा के निकाल सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग के केस में हमें कॉलरश की जरूरत नहीं है, कॉलरश लॉ की जरूरत नहीं है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है। लेकिन वीक के केस में हमें कॉलरश लॉ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस ग्राफ से हमें लैम्डा एम जीरो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये बात समझ पाए। अच्छा, कुछ और बातें हैं, 2 बातें और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। जब आप कंडक्टेंस को मेजर करते हैं तो हम 2 तरह के करंट को यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट और अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन हम अल्टरनेटिंग करंट यूज करते हैं क्योंकि डायरेक्ट करंट की बात हमने की थी जब डिफरेंस पड़ा था गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। हमने कहा था डायरेक्ट करंट पास करने पर दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, एनोड कैथोड के ऊपर रिडॉक्स रिएक्शन होने लग जाती है, रिडॉक्स हाफ रिएक्शन होने लग जाती है, जिनसे बेसिकली आपका जो कंपोजिशन है सॉल्यूशन का वो बदल जाएगा। वो नहीं चाहते हम कि वहां रिएक्शन हो, नेट रिएक्शन। हम तो चाहते हैं केवल कंडक्टेंस मेजर हो। तो अगर मुझे कंडक्टेंस मेजर करना है तो मैं अल्टरनेटिंग करंट यूज करूंगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में जो पोलैरिटीज है कंटिन्यूअसली बदलती रहती हैं। तो थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन नेट रिएक्शन देखने को नहीं मिलती अल्टरनेटिंग करंट की हेल्प से।